अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर एक बार फिर मुख्तलिफ बयानात और मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, मगर फ़रीक़ैन के मुख्तलिफ बयानात ने मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल पर सूरत हाल वाज़ेह करने के बजाय कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ा दी है। क्योंकि एक तरफ तो ये खबरें सामने आ रही थी कि कल नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में तमाम सियासी जमातों बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की है। कल ये खबर भी सामने आई थी कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह महमूद अचकज़ई से राब्ते में हैं और उन्होंने महमूद अचकज़ई से इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात पर कायल किया जाए। जबकि आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से भी हुकूमत पर यह जोर दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ और वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह के तौर पर मुज़ाकरात को लीड करें। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात का मौक़िफ़ दोहरा दिया है। ये पूरी सियासी सूरत हाल और फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कल नून लीग की मीटिंग की, जिसके बाद ये एलामिया जारी किया गया कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुल्क में तमाम सियासी जमातें, इदारे साथ बैठकर मुल्क के मसाइल हल करें। लेकिन इस मीटिंग के बाद जब सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ बाहर आए और मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने नून लीग का पुराना मौक़िफ़ दोहरा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत नहीं हो सकती जब तक 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी ना मांगी जाए। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था कि जिस दिन एक जमात ने वो कुछ किया जो आज तक पाकिस्तान के दहशत गर्दों को भी करने की जुर्रत नहीं हुई थी। अमेरिका की कांग्रेस से पीटीआई ने जो करारदाद मंजूर कराई है वो अमेरिका में भारतीय लॉबी की मदद के साथ मंजूर कराई गई है। ऐसे लोगों के साथ किस बात की बातचीत हो सकती है? बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं इस टीम का मेंबर शेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीए के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो पीटीए के नाम जी मैं नहीं चाहता। आप हक में नहीं है? मैं नहीं साथ। अब अहम बात यह कि नून लीग की मीटिंग जिसको खुद चेयर कर रहे थे प्रेसिडेंट नवाज शरीफ, उसके बाद ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें उदारे बैठ के पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनको हल करें। लेकिन सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं कि जब तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत नहीं हो सकती। इसलिए ज़रा ये बताते हैं कि शायद नून लीग की सफ़ों में भी बातचीत के हवाले से इख्तलाफात मौजूद हैं। लेकिन आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस बात पर जोर दिया है कि पीटीआई के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें और वज़ीर आज़म इन मुज़ाकरात को लीड करें। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अच्छी मुज़ाकरात होने चाहिए। जो पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके डायलॉग होने चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए बाशमूल तहरीक इंसाफ। जिस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी अपना कोई रोल प्ले करेगी अगर मुज़ाकरात के लिए जो मामलात आगे बढ़ते हैं पीटीआई के साथ? पीपल्स पार्टी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा तो प्राइम मिनिस्टर की जब बात होगी और नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज के ऊपर हम उनका फल। सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी भी ये बात कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को बैठ के मुल्क के मसाइल का हल निकालना है। अब अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ का इस पर क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन है कि अपोजिशन अलायंस के सबरा महमूद खान अचकज़ई सियासी जमातों से बात करेंगे, जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी शामिल है, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का यह भी मौक़िफ़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास असल ताकत है और तहरीक इंसाफ उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। इसी बात को आज दोहराया है रऊफ़ हसन ने, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को, और ये कहा है कि उम्मीद और दुआ है कि फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो डेडलॉक है वो ख़त्म हो। और उन्होंने ये बात भी दोहराई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने को तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन कह रहे हैं कि कौमी मफाद में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हों। तो एक तरफ तो ये मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान क्या अपोजिशन में रहेंगे और कानून साजी में तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या फिर वो हुकूमत की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब हुकूमत ने भी मुज़ाकरात का सिलसिला JUIF के साथ तेज़ कर दिया है। पिछले हफ्ते सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात की और 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी
मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और कल हमारे प्रोग्राम में एहसन इकबाल ने यह कहा था कि हमारी पेशकश है फजल रहमान साहब को कि वो हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। तो अब JUIF और मौलाना फजल रहमान इस पर क्या फैसला करेंगे, इन मामलात पर और दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक मरतबा फिर सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग के हवाले से बात हो रही है कि अगर मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो ये डायलॉग ज़रूरी है। कल नून लीग की मीटिंग थी और वहाँ से भी यही बात सामने आई कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है, जो सदर है नून लीग के, कि तमाम पार्टी से बातचीत होनी चाहिए और उसमें कहा जा रहा है कि PTI के हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा है कि बातचीत ज़रूर होनी चाहिए तमाम पार्टी से और प्राइम मिनिस्टर इनको लीड करें। अब माजी में तो आपका मौक़िफ़ रहा है, बल्कि अभी भी आपका यही मौक़िफ़ है कि ना नून लीग से बात होगी, ना पीपल्स पार्टी से, ना MQM से। क्या इन दोनों डेवलपमेंट्स के बाद भी आप लोगों का यही मौक़िफ़ है? देखिए, दो बातें। एक तो ये कि इस वक्त जो हुकूमत है, ये हुकूमत जो है ना मतलब इसके पास मैंडेट नहीं है। ये एक जाली मैंडेट पे बैठे हैं, तो इस हुकूमत को हम लेजिटिमेट नहीं तस्वर करते। नंबर 1 ये तो बात है। दूसरी जो बातचीत पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, तो हमारा एक अलायंस है तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, उसका हेड है महमूद खान अचकज़ई। खान साहब ने उनको एंडोर्स किया है कि अगर आप बात करना चाहते हैं और कोई ऐसा एजेंडा होता है तो इस पे बात हो सकती है। तो वो जो है ना हमारे अलायंस के ज़रिए से जो बातचीत होगी वही होगी। वो जो है ना आप देखेंगे आगे कि क्या वो एज ए PTI नहीं होगी, PTI किसी के साथ वो नहीं करेगी। वो एज ए अलायंस जो है ना हम उस पर अपना देखेंगे कि एजेंडा क्या है उनके पास, जो है ना क्या इसके पास प्रपोजल क्या है। जब ये सारे सब कुछ आम आ जाएगी तो उस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए खान साहब ने कैटेगरिकली ये कहा है कि महमूद खान के साथ, क्योंकि वो हमारा अलायंस का हेड है, अगर वो कोई इस किस्म का डिसीजन लेता है या कोई इंगेजमेंट करता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। और अगर इसके पास कोई एक एजेंडा देखते हैं कि जो भी एजेंडा हो उसके बाद फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी अलायंस के सबरा के जरिए मुज़ाकरात होगी, तहरीक इंसाफ का कोई अपने ओहदेदार इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जो भी होगा, और वो भी तब हम देखेंगे कि एजेंडा क्या है, हम उसके ऊपर जो है फिर मशावरत करेंगे। लेकिन खान साहब ने, चूंकि मुझे अचकज़ई साहब ने खुद कहा था कि आप खान साहब से पूछ लो, तो मैंने जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो एक सीनियर रहनुमा है, पोलिटिकल आदमी है, अलायंस का हेड है और उनका अपना भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो एज ए PTI तो हम उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कोई इस किस्म की कोई इंगेजमेंट करता है तो हमें इतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बयान आया है मीटिंग के बाद कि वो चाहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पर बात करें, और उस पर एहसन इकबाल साहब ने कल हमारे शो पे भी कहा कि नहीं, जब तक 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगी जाती तब तक तो बातचीत नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की। अब ये दोनों सीनियर रहनुमा है और ये मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन फिर भी जो एलामिया है वो ये कहता है मीटिंग का कि तमाम पार्टी से बातचीत होगी। तो इस बात को कितना संजीदगी से आप ले रहे हैं कि क्या अभी आपको लग रहा है कि एक सीरियस कोशिश है हुकूमत की जानिब से? यही तो बात है ना, इसलिए हम इस पे मुख्तात रद्द दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इलामिया एक कुछ कर रहे हैं और जो उसकी सीनियर लीडरशिप है एहसन इकबाल और ख्वाजा सब दूसरी बातें कर रहे हैं। तो पता नहीं है कि मकसद क्या है, क्या चाहते हैं और किसके पास इख्तियार है, कौन बात करता है। तो एक तो क्लियरिटी नहीं है, और जो भी अगर क्लियरिटी भी हो तो महमूद अचकज़ई साहब जो है ना अलायंस के जरिए से जो है ना उसके साथ इंगेजमेंट करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब से जो मुलाकात हुई अचकज़ई साहब की, अब उस पर भी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। पहले ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ के साथ के हवाले से भी बातचीत हुई है, यानी कि वो एक अलायंस के तौर पे बात कर रहे थे और इमरान खान के नॉमिनी के तौर पे बात कर रहे थे। लेकिन अब राना साहब कह रहे हैं कि शायद हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि हमें महसूस हो कि वो इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, मुझे इसकी इल्म नहीं है, मैं इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं हूँ। मैं आया हूँ स्वाबी 2 दिन से, तो इंशाल्लाह कल मिलूंगा, अचकज़ई साहब को मिल लूंगा, फिर उसकी डिटेल ले लेंगे। आपको पता है उसके पास आम तो टेलीफोन नहीं होता। हाँ। तो कल इंशाल्लाह उसके साथ बैठ के पूरे हाल हवाल ले लेंगे उसकी क्या डिटेल्स हैं, लेकिन मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी। असद साहब, फिर दूसरी तरफ आप लोग हमेशा ये कहते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट असल ताकत है, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। और आज भी वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया है रऊफ हसन साहब ने, उन्होंने कहा है कि हमारी उम्मीद और दुआ है कि डेडलॉक जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो हमारा ख़त्म हो और उनसे हम एंगेज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो एंगेज करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आपने मामलात को आगे बढ़ाना है तो अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं बात कर रही तो फिर हुकूमत से ही बात करनी पड़ेगी।
देखिए, एक तो मैं बिल्कुल समझता हूँ हम हर उस फोरम से बात करें जिसमें आइन और कानून हमें इजाज़त दे। और हमारा जो है ना, एक तो ये है कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस वक्त जो इदारों के खिलाफ आपको पता है कि जो सिचुएशन है, हमें बलूचिस्तान में जो सिचुएशन का सामना है, एक सीरियस कंसर्न आ रहा है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो फाटा के एरियाज में वो सीरियस कंसर्न आ रहे हैं। हम तो ये बिलीव करते हैं कि इदारों को हर सूरत में सियासत से जो है ना अलग रखना चाहिए। किसी तौर पर इदारे जो है ना सियासत में उसकी मुदाखलत या सियासत में उसको घसीटना ये नामुनासिब है। और हमने हमेशा कहा है कि फौज भी हमारी है और ये मुल्क भी हमारा है, लेकिन फौज का काम जो आइन के अंदर उसका काम है वो अपने आइन के अंदर अपना काम करे। हम तो कैटेगरिकली कहते हैं, देखो हम एक पुरअमन जमात है, हम पुरअमन जमात के तहत भरपूर जद्दोजहद रखेंगे, आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद रखेंगे। और ये इंशाल्लाह 8 को हम अपना जलसा करेंगे और आगे भी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम दे रहे हैं। हमारी अभी जो है ना मंगल को हमारी अलायंस की भी मीटिंग हो रही है जी। तो हम पूरे पाकिस्तान में जलसों की और पब्लिक रैलीज की एक शेड्यूल दे रहे हैं और उसमें हम इंगेज करेंगे जो मैं उसमें भी आपसे बात करता हूं, लेकिन फजल रहमान साहब से मुज़ाकरात के हवाले से आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है पर्सनली भी, और जो पीटीआई का वफ्द है वो भी उनसे जाके मुलाकात करता रहा है। अब इस बात पे तो इत्तेफाक हुआ आप लोगों का कि कोई कानून साजी अगर होने जा रही होगी तो उससे पहले कमेटी होगी जो कि लाएमल तय करेगी, लेकिन उन्होंने बहरहाल जो स्ट्रीट मूवमेंट है उस पर आपको सपोर्ट करने का इस वक्त इत्तेफाक उससे नहीं किया है। लेकिन इस दौरान फिर हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी इंगेज कर रही है। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जाके मिले, पिछले हफ्ते सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुलाकात की और नूली कह रही है कि हम पूरी उम्मीद है, हमने उनको पेशकश भी की है कि हुकूमत को आके ज्वाइन करें और हमें उम्मीद है कि वो कर भी लेंगे। तो अब आपको क्या लगता है इन तमाम मुलाकातों के बाद कि वो आपके साथ खड़े रहेंगे या कम से कम ऑपोजिशन में रहेंगे या हुकूमत के साथ चले जाएंगे? नहीं, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन जो हमारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है वो है कि असम्बली के अंदर हम मुश्तरका अपोजिशन चलाएंगे और जो लेजिस्लेशन आएगी उस लेजिस्लेशन पे हमारी बात आपस में मशावरत होगी और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और देखो उसकी भी पॉलिटिकल जो ये इस वक्त इस हुकूमत के नज़दीक जो भी जाएगा वो अपनी सियासी जो है ना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान करेगा। मेरे ख्याल में मौलाना साहब एक ज़ीर सियासतदान है, वो एफोर्ड नहीं कर सकेगा कि उस हुकूमत के सामने जो है साथ वो चला जाए, क्योंकि इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है, मुझे वैसे बताएं कि इस वक्त कौन सा ऐसा काम है जो उस हुकूमत ने जो है इस मुल्क की भलाई के लिए किया। अमन व अमान की हालत जो है ना बद से बदतर होती जा रही है, इकोनॉमी बिल्कुल बेटी जा रही है, आपकी जो माशी हालात है बहुत ख़राब हो गए हैं और ख़ासकर एक गरीब आवाम जो इस वक्त इसकी जितना बुरी तरह इससे शिकंजे में आ चुकी है और 2 वक्त की रोटी एक गरीब आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। और बिजली के बिलों का जो हाल है और जो इस वक्त मुल्क में अनारकी की तरफ मुल्क जा रहा है, कौन इस हुकूमत के साथ बैठेगा? हम तो समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ना लेजिटिमेट नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है। जब आप अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालेंगे और आप अवाम के सही नुमाइंदों की जगह बोगस लोगों को बिठाएंगे तो वो मुल्क नहीं चला सकेंगे। ये तो आपका एतमाद है असद साहब, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि पहले 2 अदवार में हमारे साथ रही है JUIF, फिर उनका ये भी कहना है कि एक जमहूरी सोच रखने वाले रहनुमा है फजल रहमान साहब, वो एक इंतशारी टोले की तरफ ना जाए, यानी कि पीटीआई के हवाले से वो कह रहे हैं कि इंतशार की सियासत करते हैं इनके साथ ना जाएं, आप जमहूरी सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलें। तो उनकी भी उम्मीद है कि वो हमारे साथ आ जाएंगे। अच्छा, ये जमहूरियत है? आप मुझे बताएं ना जी, ये जो किसी के हक पे डाका डालना कौन सी जमहूरियत है? आप हारे हुए हैं और आप जो है ना हार के फिर कहते हैं अपने आप को जमहूरी कहते हैं। मतलब कोई शर्म कोई हया होती है? कोई इस तरह की बात होती है? यानी इनको पता है, इनको पता क्या है, ये तो इनको सब करवाया है। इनके बच्चे, उनके फैमिली, उनके ड्राइवर, उनके मुलाजिमीन इसको नहीं मानते हैं, मैंने नहीं मानते। यानी ये बहुत बड़ा जो है ना मॉरल कोलैप्स है कि जब लोगों को पता हो कि उसके और फिर भी वो पोजीशन पे बैठे, इस वजह तो मुल्क जो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। अब फजल रहमान साहब के इलेक्शन के बाद से फजल रहमान साहब के भी बयानात इसी किस्म के हैं कि इन्होंने जो है वो जमहूरियत का कत्ल कर दिया, जमहूरियत को दफन कर दिया, ये चोरी का मैंडेट लेकर आए। लेकिन अब कम से कम वो एंगेजमेंट तो शुरू कर दी उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, ज़रदारी साहब भी उनके घर पे गए, तो मुलाकातें तो कर रहे हैं। तो ये कंसर्न है कि नहीं है पीटीआई के लिए? देखिए, वो उनकी अपनी पार्टी है। नवाब भाई इस वक्त हमारे बाकायदा सिर्फ असम्बली की हद तक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं। मैं समझता हूँ कि सियासत में जो है ना फैसले बहुत अहम होते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी जो फ्यूचर है उसको या सिक्योर कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
बाकी उसकी अपनी मर्जी है, मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो हमने उनके साथ एंगेजमेंट की, जहां तक बात है वो हमने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा है, हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम आइन और कानून के लिए जद्दोजहद रखेंगे और जो हमारा अलायंस है हम इसको दीगर सूबों तक भी बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इस महीने में 8 तारीख को आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अभी 2 दिन बाद आप जो है पूरे जलसे का शेड्यूल भी जारी करेंगे, लेकिन 8 तारीख को इस्लामाबाद में जलसा हो जाएगा। एनओसी उस वक्त तो दे दिया गया था, क्या मनसूख नहीं हो जाएगा ये एनओसी और आपको लग रहा है कि जलसा कर लेंगे? नहीं, अभी हर सूरत में हम जलसा करेंगे, जलसा तो हमने हर सूरत में करना है, जलसे में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर इस तरह देखो, हम एक आइन के तहत अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी लिखा है, पॉलिटिकल जमात है, इस वक्त आप उसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, आप सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है नेशनल असेंबली में, पंजाब में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, सेनेट में आपकी सबसे अपोजिशन पार्टी, कौन इसको मानेगा ये बोगस बातों को? एक जाली लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, इनका प्रोपेगेंडा 8 फरवरी को लोगों ने जबरदस्त कर दिया है, अभी कोई गुंजाइश नहीं है। हम इंशाल्लाह निकलेंगे अपने लोगों के लिए, पुरअमन तरीके से निकलेंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस क्या हो रहा है? वैसे तो पंजाब में भी आपकी पार्टी के हवाले से इख्तलाफात की खबरें आई, लेकिन अब हमाद अज़हर साहब का इस्तीफा नामंजूर करने का फैसला हतमी हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले शकील अहमद खान साहब हो, उनको हटाया गया, फिर जो मुशीर हैं चीफ मिनिस्टर की मिशाल यूसुफजई, उनको हटाया गया, जुनैद खान, आतिफ खान, इनकी जो पार्टी ओहदा था, या शेर अली अरबाब, उनका पार्टी ओहदा ख़त्म कर दिया गया। ये इतने सारे लोग नाराज़ क्यों हो रहे हैं इस वक्त? तो आपको यूनिटी दिखाई जानी चाहिए थी, वजह क्या है? क्या ये कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, या क्योंकि ये लोग अली अमीन गंडापुर या उनकी काबीना के हवाले से आवाज उठा रहे हैं इसलिए उनको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं, देखो, पार्टी के इंटरनल मामलात है और पार्टी के अंदर जो है ना थोड़ी बहुत चीजें होती रहती है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो काफी हद तक जो है ना सेट हो गई। बहरहाल आगे की ये आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो है ना इख्तिलाफ राय भी होता है और जो है ना इश्यूज भी होते हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर होते हैं और पार्टी अंदर से एक सिस्टम के जरिए उसको हल कर रही है। हल कौन कर रहा है? क्योंकि वैसे तो इस वक्त कहा जाता है कि जो ऑल पावरफुल हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं और वही सारे फैसले कर रहे हैं, तो अगर कोई इख्तलाफात हैं उनके साथ किसी के, तो वो कौन दूर कर रहा है इस वक्त? देखिए, पार्टी के अंदर जो है ना मुख्तलिफ फोरम होते हैं, फोरम लगे हुए हैं। तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पार्टी के अंदर जो है ना एक जमहूरी कल्चर है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, उसके अंदर जो है ना पूरी डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, और इस इशू पे तो हम जो है ना सेंसिबली मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी खबर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे असद कैसर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहे थे। मजीद इस हवाले से बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल नून लीग की मीटिंग थी जिसकी सदारत कर रहे थे प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब, और उस मीटिंग के बाद तो हमें बताया गया कि मीटिंग किस हवाले से थी। एहसन इकबाल साहब से जब ये भी पूछा गया कि क्या मुज़ाकरात होंगे और पीटीआई से भी हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो माफ़ी ना मांगे। लेकिन फिर खबर ये भी सामने आई कि नून लीग के सदर नवाज शरीफ साहब ने कहा था मीटिंग में कि तमाम सियासी जमातों को बातचीत करनी चाहिए, इदारे भी साथ बैठे ताकि मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सके। तो आप मीटिंग का हिस्सा थे, जरा बताइएगा कि पीटीआई की तरफ भी इशारा था नवाज शरीफ साहब का? नहीं, देखें, इसमें जो आप जिस तरफ बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया, ये बात वहाँ पे नहीं। उसमें 2 मौजू के जो है ना उसके ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट किया और हमारी सारी डिस्कशन थी वो लिमिट रही, क्योंकि पंजाब में अभी तक बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए, बाकी सूबों में होगी, तो हमने करवाने हैं इंतखाबात। एक तो ये एजेंडे का आइटम था। दूसरा आइटम जो था वो बिजली के बिल थे और कि किस तरह जो है बिजली की जो नेक्स जो है वो कम किए जा सकते हैं। तो इसके अलावा कोई वहाँ पे जो है सियासी बात जो है अदरवाइज सभी दूसरे पार्टियों के साथ या मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो है ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर किसी ने ये बात की है, बात जो है मेरे नहीं ख्याल किसी ने भी की है। ख्वाजा साहब, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप। कह रहे हैं ये तो दूर की बात है कि नवाज शरीफ ने ये बात कही हो कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे, इदारे मिलकर बैठे और मसाइल हल करें। आप ये कह रहे हैं कि सियासी गुफ्तगू ही नहीं हुई कल की महफिल में और दीगर इशूज पे बात हुई है, तो लेकिन इस पर आपका ज़ाती ओपिनियन क्या है कि क्या बातचीत होनी चाहिए तरीके इंसाफ के साथ और मसाइल के हल करने के लिए उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए? ये कमेंट मेरा जो कल की मीटिंग के हवाले से नहीं, मैं अपना एक व्यू है जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। देखें, हमारी यहाँ पे इट इज नॉट PMLN वर्सेस PTI और द प्रेजेंट गवर्नमेंट वर्सेस PTI।
जहां तक पीटीआई के साथ एक्सक्लूसिव मुज़ाकरात का ताल्लुक है, वो बिल्कुल हसन इकबाल साहब ने सही कहा कि जब तक 9 मई का जो शाखसाना है उसके ऊपर जो है वो कोई कंक्लूसिव किस्म की, एब्सोल्यूट किस्म की जो है माफ़ी नहीं मांगते कौम से, हमसे या किसी कौम से माफ़ी मांगेंगे हमने ये एक साजिश की थी, हमसे गलती हुई है, तो ये एक वाइडर इशू है कि वो एक रिग्रेट करें और उसके बाद जो है ना तो मामला आगे शुरू हुए। एक वाक़या है जिसकी खुद उन्होंने तारीफ भी की हुई है, उसकी एक्सेप्ट भी किया हुआ है, उसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने दाद भी वसूल की हुई है, आज भी फखरिया कहते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये, तो ये इसलिए वंस दैट इशू शुड बी सेटल्ड कि ये 9 मई जो हुआ था उसके ऊपर किसी को तासुफ है या उस पर कोई परेशानी है तो फिर तो ठीक है, फिर तो आगे चला जा सकता है, कोई बातचीत करके जो है वो उसका तरीका निकाला जा सकता है, लेकिन उसके बगैर नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं मुज़ाकरात की जो मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात आपने की है, वो वक्तन फक्तन हम सब ये बात करते हैं मियां साहब, क्योंकि मियां साहब करते हैं, हमारे कायद हैं कि अगर हमने ग्रैंड डायलॉग करना है तो उसकी बातचीत भी जो जिसमें मैंने असेंबली के स्पोर्ट पे भी कहा हुआ है, मैंने टीवी प्रोग्राम से भी कहा हुआ है, मैंने तकारीर में भी कहा हुआ है कि ग्रैंड डायलॉग जो है उसमें मुख्तलिफ आइनी अदारे भी और गैर आइनी, जिस तरह मीडिया है, मीडिया इज अ वेरी बिग प्लेयर इन पॉलिटिक्स और अदरवाइज ऑल्सो इन इकोनॉमी ऑल्सो टुडे। तो मीडिया का बीच में कोमल दखल, उसमें एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें अदलिया है, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो माजरत के साथ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उन्होंने 7-8 साल डायरेक्टली भी हुकूमत की हुई है मुल्क के ऊपर, लेकिन उन्होंने 50 की दहाई में उन्होंने पाकिस्तान की इन मुसीबतों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे दहलीज पे तो डाली जाती है, सियासतदानों के भी, एस्टैब्लिशमेंट के भी डाली जाती है, लेकिन उन्होंने और अदलिया ने कभी कीमत नहीं अदा की। हम दो अदारों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने और पॉलिटिशियंस ने जो है, यानी पार्लियामेंट ने जो है उसकी कीमत भी अदा की हुई है। ये मुफ्ते में जो है झूला ले रहे हैं पिछले 75 साल से ये दो अदारे जो हैं, और कीमत नहीं अदा की, ना अपने फैसलों की कीमत अदा की है, ना इस गवर्नमेंट को, इस मुल्क को जिस तरह उन्होंने रन किया है 75 साल जो है, चाहे वो सियासतदानों के साथ मिले हुए थे, चाहे वो फौज के साथ मिले हुए थे या किसी के साथ भी मिले हुए थे, उसकी कोई उन्होंने रेट्रीब्यूशन कोई नहीं हुई या उन्होंने उसकी कंपनसेशन कोई नहीं अदा की। आइन को जो है कि एब्रोगेशन को ये की तौसीक करते हैं, वज़ीर आज़म को ये फांसी देते हैं, गलत किस्म के जिसकी कीमत हम जो है कई दहाइयों से अदा कर रहे हैं, वो फैसले ये करते हैं, लेकिन कीमत नहीं है। दे मस्ट पे फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स, बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस। और हमने तारीख में भी देखा है कि अगर डिक्टेटर्स की भी हुकूमत आई है तो फिर अदलिया ने उनको एंडोर्स भी किया है, लेकिन एक तो आपने बता दिया कि कल की मीटिंग में मियां साहब से कोई सियासी गुफ्तगू ही नहीं हुई, फिर आपने अपना ओपिनियन भी दे दिया। तो इस वक्त ये जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने ऑपोजिशन जो अलायंस बनाया हुआ है उसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और वो एंगेज करेंगे हुकूमत को या नून लीग को, उनसे बातचीत करेंगे, और कहा जा रहा है कि कॉन्टैक्ट भी हुआ उनका राना सनाउल्लाह साहब से, तो उसके कोई फ्रूटफुल नताइज आपको मिलते हुए नहीं नजर आ रहे? फिर नहीं, मुझे कभी नजर नहीं आ रहे उसके जो है। मेरा मतलब है कि ये एक तरफ जो है तरीके इंसाफ का जो मैंने आपको कहा है 9 मई की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल इस वक्त पेंडिंग है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, 200% होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वो जो मेरी मैं छोटी सी आपको अर्ज करूंगा कि जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब अपनी कुर्सी की पुष्ट करके हमारी तरफ बैठते थे या आते नहीं थे, मियां शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की दावत जो है एक दफा नहीं 3 दफा फ्लोर के ऊपर दी। उन्होंने कहा चले मुज़ाकरात सियासी न करें, मईशत के ऊपर कोई एक पॉलिसी वज़ा करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की उन्होंने बात की थी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी मईशत के ऊपर उन्होंने काम साकिन में मईशत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब अगले दिन वो जो है, ये 2-3 महीने पुरानी बात है, ही वॉक्ड ओवर टू द अपोजिशन बेंचेस, पूरी फ्रंट रो के साथ उन्होंने हाथ मिलाए
उन्होंने फिर जाके ऑल द वे जहाँ पे JUIF बैठती है, जहाँ पे जगदेव साहब बैठते हैं, सबके साथ हाथ मिलाया, सबको जाके वहां, और उसके बाद उन्होंने तकरीर में फिर ऑफर की। तो ये इससे आगे और क्या जवाब मिला? वो जो अंदर बैठा हुआ है किस किस्म के आगे से जवाब देता है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई कंड्यूसिव माहौल नहीं है, कोई माहौल साजगार नहीं है मुज़ाकरात के लिए। अब महमूद खान अचकज़ई एक पुराने सियासतदान हैं, कौम परस्त सियासतदान हैं, उनकी एक बिलीफ है, उनसे कोई इख्तिलाफ करे या इत्तफाक करे वो एक अलग बात है, लेकिन उनको इस्तेमाल करना जो है मैं समझता हूँ ये भी ज्यादती है। जो भी लोग जो है उनको आगे लगा के ताकि बाद में मुकरा जा सके कि हम तो नहीं कर रहे थे मुज़ाकरा। सही। अच्छा ख्वाजा साहब, हुकूमत ने अपनी कोशिशें फजल रहमान साहब को मनाने के लिए तेज़ कर दी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 दिन पहले उनकी रिहाइशगाह पे उनसे मुलाकात की और कहा कि जितने भी उनके मसाइल है, जो उनके शिकवे शिकायत है, वो हम दूर करेंगे। लेकिन उनके शिकवे इलेक्शन के बाद से आपने भी सुने, वो कहते हैं कि ये दोनों पार्टीज तो जो जमहूरियत के पटरी से ही उतर चुकी हैं, इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत को दफन कर दिया। अब इस किस्म के शिकवे हैं, तो ये कैसे दूर किए जाएंगे उनके शिकवे? और क्या आप पुरुमीद हैं कि वो तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन में नहीं रहेंगे, वो हुकूमत की तरफ आ जाएंगे? मैं पूरा उम्मीद हूँ। देखे ना, आपने अभी जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो हमारी तरफ से जिस तरफ जो भी आपने कहा है, तो तहरीक इंसाफ के साथ भी उनके बड़े शदीद इख्तिलाफात रहे हुए। तो अगर एक सियासी जो है वो एक क्या कहते हैं रिश्ता नाता बनाया जा सकता है तहरीक इंसाफ के साथ, तो हमारे साथ तो उनके बड़े पुराने रिश्ते हैं, बड़े पुराने नाते हैं। तो कोई उनके साथ जो इत्तफाक राय इश्यूज के ऊपर या आने वाले वक्तों में सियासत के जो रुख हैं उनका तयन करने के मुतालिक जो है हो सकते हैं। बिल्कुल ख्वाजा साहब, इस वक्त जो कोशिशें तेज कर दी हुकूमत ने, उसकी वजह क्या है? नंबर्स की जरूरत है कहीं कानून साजी के लिए, या ये खतरा है कि कहीं वो ऑपोजिशन के साथ मिलकर स्टेट एजिटेशन ना करें? हमें अपनी पोजीशन जो है फोर्टिफाई करती रहनी चाहिए। अच्छा होता है कि आपके पास नंबर जो हैं महफूज किस्म के असेंबली में हों, और वो महफूज किस्म के नंबर जो हैं वो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए मुआवन साबित होते हैं। वो नंबर जो हैं किसी वक्त जो है नंबर कम होते हैं, कोरम भी टूट जाता है, नंबर ज्यादा हो तो ये सारी चीजों से बचा जा सकता है। वो तो हम एफर्ट करते हैं, हर सेशन में हम एफर्ट करते हैं कि हमारे नंबर जो हैं एक तो प्रेजेंस हो, और दूसरा अगर हम ऐड कर सकते हैं किसी इत्तेहाद में, तो ये हमारी हुकूमत को जो है वो एक किस्म की ताकत ही देंगे ना, एक किस्म की कुव्वत असेंबली के अंदर जो है मिलेगी हमें। सही। तो उससे कोई अज्यूम करना कि हम कोई तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े किसी वक्त, आज से 2 महीने 6 महीने बाद किसी वक्त की जरूरत पड़ती है, तो अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती है एक पोजीशन की या एक हमारी मुतहदा सियासी जमातों की, तो वो भी काम आ सकती है। मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। सही। और 8 तारीख को अब तहरीक इंसाफ को जलसा करने दिया जाएगा, क्योंकि जब पहले जलसा मनसूख हुआ था तो NOC दे दिया गया था कि 8 तारीख को आप कर लें, सिक्योरिटी भी देंगे। हाँ, जो जाहिर सी बात है फॉलो करना है आपने रूल्स को, वो करना पड़ेगा। देखिए, मुझे इंतजामिया का मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो इस वक्त कस्टडी में है, फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है, इस हवाले से भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि उनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, बहुत जल्दी वर्डिक्ट आएगा, और उस वर्डिक्ट की रोशनी में फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलेगा। क्या ये होने जा रहा है? कि मेरे उसकी जो डिटेल्स हैं मेरे पास स्केची हैं, क्योंकि ये मामला जो है, और दूसरा ये है कि पब्लिकली इसको डिस्कस करना जो है मुनासिब होगा। मैं पब्लिक फोरम के ऊपर, मीडिया के ऊपर इसको डिस्कस नहीं है। जब सारा कुछ तैयार हो जाएगा, एवरीथिंग इज रेडी, तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा इंशाअल्लाह। लेकिन इस वक्त इस मामले के ऊपर जो है मेरा कमेंट या कोई इंफॉर्मेशन देना जो है वो मुनासिब नहीं है। मैं इसके लिए सही। लेकिन क्या गवर्नमेंट सर्कल्स में इस हद तक बात हुई है कि इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है?
देखिए ये बिल्कुल हो सकता है। मैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में सिविलियंस के ऊपर मुकदमे चले हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी हुए हैं। सिविलियंस के जो है मुकदमे चलते रहे हैं। और शहजाद साहब, मेरा ख्याल है आपको भी अंदाज़ा होगा, 24 का तो मुझे नंबर याद है इमरान खान की हुकूमत में, और मेरी इत्तला है कि उनमें बाज़ लोग जो है उनको सज़ाए मौत भी। तो ये एक नया तरीका जो है अपनाया गया है कि जी इमरान खान या किसी और जो 9 मई के मुकदमे हैं उनके मुकदमे जो है नहीं चल सकते मिलिट्री कोर्ट्स में। तो ये एक 75 साल से एक रवायत जो है वो सिर्फ एक ग्रुप को या एक सियासी पार्टी को या एक एक इंडिविजुअल को रिलीफ देने के लिए क्यों उससे इनहराफ किया जा रहा है, डिविएट किया जा रहा है। सही, क्योंकि माजी में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी ट्रायल चला था, मिलिट्री दौर था, लेकिन वो भी मिलिट्री कोर्ट में नहीं हुआ था, और उसके भी आपने देखे सियासी असरात क्या है। तो आपकी हुकूमत क्या इस हद तक जाना चाहेगी आगे? नहीं, देखिए मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मिलिट्री कोर्ट में नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? कि जो उनके ऊपर ऑफेंस जो है जो भी लगा, जो मैं समझता हूँ कि हमारी तारीख में बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, वो एक सिविलियन सारा नौयत का सारा मसला बनाया गया। तो इसलिए मिलिट्री कोड में उनके केस में रेफरेंस जो है मेरा ख्याल है वो सही नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि उस सारे जो है वो मसले की हमारी तारीख का एक बड़ा ट्रेजिक बाब है कि एक लीडर को जो है पॉलिटिकल लीडर को जो है सिर्फ इसलिए फांसी दी गई, एक डिक्टेटर जो था उस वक्त एक फर्द वाहिद जो था वो गैर महसूस करता था उनकी सियासत की वजह से, उनकी पॉपुलरिटी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले असद कैसर साहब कह रहे थे कि हमें देखना होगा कि हुकूमत की कितनी संजीदा ऑफर है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे शो में वाज़ेह कर दिया है कि कल जो मीटिंग थी नून लीग की, उसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, और नवाज शरीफ ने हरगिज़ ये नहीं कहा है कि तमाम सियासी पार्टियां बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लें और मुल्क के मसाइल हल करें। वो कह रहे हैं इस किस्म की कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई। अब मामलात यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने और मुनीब फारूक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी हमारे प्रोग्राम में ये बताया है कि कल की मीटिंग में नवाज शरीफ ने कोई सियासी बात नहीं की, ना उन्होंने ये कहा है कि मुल्क के मसाइल हल करने के लिए तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए और तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि इस हवाले से स्पेकुलेशन भी हो रही थी, कुछ खबरें भी छपी थी। इसको तो वो डिनाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हमें नहीं पता हुकूमत कितनी संजीदा है बातचीत करने के लिए। लेकिन रऊफ हसन साहब ने आज दोबारा एक इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को, जिसमें वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से हम बात करना चाहते हैं और हमारी दुआ और उम्मीद है कि ये डेडलॉक जो है ये जल्द से जल्द खत्म हो, पाकिस्तान के मफाद में और रियासत के मफाद में यही है। आपको लग रहा है कि कोई लचक पैदा हुई है, कहीं ना कहीं कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, कोई सीरियसनेस है इस हवाले से? देखिए, अगर तो आपको रऊफ हसन साहब के अल्फाज से पता लग जाना चाहिए वो दुआ कर रहे हैं कि कहीं लचक पैदा हो, वो उम्मीद दुआ कर रहे हैं हाथ उठा के। कोई लचक नहीं है, मेरी इत्तला के मुताबिक तो बिल्कुल लचक नहीं है और ना ही उसका कोई इम्कान है। अगर लचक होती तो क्या जेल में सख्तियाँ बढ़ती? अगर लचक का इम्कान होता तो क्या ये जुडिशल रिफॉर्म जो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल अब आ रही हैं क्या ये होती? अगर लचक होती तो क्या नवाज शरीफ साहब, हमारी भी इत्तला यही थी, ख्वाजा साहब ने कंफर्म कर दिया कि कल कोई ऐसी बात नहीं हुई, और मेरी इत्तला तो यह है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है किसी किस्म के डायलॉग में। और हो भी कैसे कर सकते हैं शहजाद? हम बात ही कर रहे हैं कि उनकी मिनिमम सक्सेस क्या है, पीटीआई की मिनिमम आस्क क्या है कि इमरान खान बाहर आ जाए। इमरान खान बाहर आते हैं तो इनकी सियासत खत्म हो जाती है। इन्होंने, मियाँ साहब ने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ी और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलें भाई प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, बेटी को चीफ मिनिस्टर के बना के उसका करियर मैं लॉन्च कर लूं, खुद मैं बाहर बैठ जाऊं। ऑलमोस्ट रेलेवेंट हो गए। किस लिए? बिकॉज उनको पता है कि इमरान खान का ये नहीं रोक सकते, उनका सदबाब इनके मुताबिक तो थर्ड पार्टी करेगी। इसलिए वो ना तो ही विल नॉट रॉक द बोट, कुछ नहीं वो करेंगे,
वो बाहर जाके भी कुछ नहीं करेंगे, वो इंतज़ार करेंगे कि जब तक इमरान का कोई ना कोई इनके ख्याल में, जो पंजाबी में कहते हैं जी, मक्कू ठपिया जाए। ये उस उम्मीद पे हैं और इसलिए अभी ना वो डायलॉग में इंटरेस्टेड हैं, ना कोई चीज़ है, ना डायलॉग हुआ है। और हम पहले भी, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि अशक ज़ई साहब बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं जरदारी साहब से बात करने के लिए, बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं मियां नवाज शरीफ से बात करने के लिए। ही इज़ द वर्स्ट चॉइस टू टॉक टू द आर्मी। ना वो फौज को बर्दाश्त करते हैं, ना फौज उनको बर्दाश्त करती है। और ये फैसला क्या नवाज शरीफ साहब ने करना है या जरदारी साहब ने करना है कि इमरान खान के साथ आगे हमने कैसे चलना है, ये फैसला फौज का और इमरान खान के दरमियान की लड़ाई है। सो ये टॉक्स बिल्कुल ये एक हुज्जत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप बड़ी अहम बात करें, हुज्जत है, क्योंकि मुनीफ साहब अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा हमारे सवाल के जवाब में कि अशक ज़ई साहब के साथ भी जो मुज़ाकरात की बात है वो कहीं से भी फ्रूटफुल साबित होते हुए उनको नहीं नजर आ रहे। लेकिन क्या नून लीग में भी दो आरा हैं इस वक्त के, कुछ लोग चाहते हैं नहीं मुल्क की खातिर, स्टेबिलिटी की खातिर मुज़ाकरात करें, या बाय एंड लार्ज यही थिंकिंग है कि नहीं तहरीक इंसाफ को बाहर रख के, इमरान खान को जेल में रख के ही मुल्क में इस्तेकाम आएगा? देखिए, ये एक फैंसी शौक तो हो सकता है तहरीक PMLN के कुछ लोगों का कि ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के मुल्क की मुस्तकबिल या सियासी मुस्तकबिल पे ऐसी गुफ्तगू करें विच बेसिकली वुड एंड अप नेक्स्ट टू नथिंग। तो फ्रैंकली कोई इंटरेस्टेड नहीं है PMLN के अंदर बात करने के लिए। आप कह रहे हैं कि कल की मीटिंग में बात सियासी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ना था? नहीं, और दूसरी बात यह है कि कोई इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि देखिए इस निज़ाम की चलने के दो तरीक़ेकार हैं। दोनों मैं ये बता देता हूँ कि कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस हैं। क्या एक ये कि इमरान खान सियासत से आउट रहें, जेल में रहें, दूसरा ये कि फौज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ रहे। ये निज़ाम उसी सूरत में चल सकता है। अब PMLN के बेनिफिट में और गवर्नमेंट के बेनिफिट में ये है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की फिलहाल दूर दूर तक कोई मामला सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहा। नेचुरली गवर्नमेंट उसकी बेनिफिशरी है और वो इसीलिए चलाते रहेंगे, ये चलता रहेगा। कोई PMLN के अंदर ऐसी सोच नहीं है। शायद कुछ लोग जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, अगेन अ बिग नेम इन PMLN, शायद वो बैठकर इस बात जरूर करते हो कि यार मुल्क को आगे लेके चलना है, ये वो सब कुछ, बट दैट हार्डली मैटर्स टू एनीवन। जो पावर पॉलिटिक्स है, एज वी ऑल नो, इट्स कट थ्रोट, इट्स ब्रूटल और इट्स सेल्फ सर्विंग। वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना होता है कि आपको पावर में लाने के लिए और पावर में रखने के लिए और उसको परपेचुएट करने के लिए क्या जरूरी है। तो PMLN नोज के हमारे लिए क्या जरूरी है कि एस्टेब्लिशमेंट को जफ्फी डाली रखें, ठीक है, और मेक श्योर करें कि उनकी सरपरस्ती में रहें। और मेरे ख्याल में तो, और फ्रैंकली अगर देखा जाए तो लड़ाई तो सरपरस्ती की है ना। तहरीक इंसाफ का आज मसला क्या है? जो दुआया कलमात आज रऊफ हसन साहब की जानिब से आए हैं, कुछ अर्से पहले तक तो उनका ये टोन और टेनर नहीं था, अब तो दुआया कलमात ही है ना। मुनीब, फिर मुझे ये बताइए कि अगर इसका हुकूमत का इंटरेस्ट यही है कि तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट में जो इस वक्त इख्तलाफात हैं, ये दूरियां हैं, वो बरकरार रहें, तो फिर क्या वजह है कि फजल रहमान को मनाने की इस वक्त इतनी कोशिश हो रही है हुकूमत की जानिब से? क्योंकि इलेक्शन के बाद से फजल रहमान साहब तो ये कहते रहे कि ये हुकूमत जाली है, ये मैंडेट असली नहीं है इनका, धांधली करके आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बने हुए हैं, जमहूरियत की पटरी से उतर गए हैं, तो फिर हुकूमत क्यों कोशिश करी है? कहीं ऐसा तो नहीं है फजल रहमान साहब को मनाते मनाते जो साथ है उनको वो रूठ जाएंगे इनसे फिर? तो देखिए, जो मैंडेट PMLN के पास है, मौलाना साहब से मिलना, जरदारी साहब का मिलना, वो विदाउट एनी रीज़न नहीं है। प्रेसिडेंट साहब का, शहबाज शरीफ साहब का मिलना, अगेन नॉट विदाउट अ रीज़न। वो मिलना चाह रहे हैं, मिलेंगे भी, और उस पर एस्टेब्लिशमेंट को कोई एतराज़ भी नहीं है कि मौलाना साहब से आप क्यों मिलने चले गए, उनको क्यों ला रहे हैं। इनफैक्ट एस्टेब्लिशमेंट इन सो मेनी वेज वुड बी हैप्पी कि ठीक है जी, गवर्नमेंट की बैड वैंगन के साथ एक और जो अपेरेंटली थोड़े से डिसिडेंट था या नाराज ग्रुप था वो भी ज्वाइन कर गए। मकसद क्या है इन मुलाकातों का ऑन बोर्ड लेने का? देखिए, मेरे ख्याल में तो एक तो वो कुछ लेजिस्लेशन के मामलात हैं, लेकिन मोर देन दैट वो पता नहीं ख्वाब है ना, पूरा होता है ये नहीं होता। 25 अक्टूबर से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं करना, यानी कि उससे पहले पहले अगर कोई काम डाल सकता है तो डाल देंगे। आपको पता ही है व्हाट एम आई रेफरिंग टू। और आज भी स्पीकर साहब का बयान है, जंग आपकी अखबार के ऊपर लगा हुआ, आपने पढ़ा भी होगा कि अगले हफ्ते हम एतमाद में लेंगे। इट मींस के काजी फाइसा साहब को एक्सटेंशन देने वाला मामला इज स्टिल ऑन द टेबल, इट्स नॉट ऑफ द टेबल। तो दैट स्टिल ऑन द टेबल, इट्स स्टिल ऑन द टेबल, इट्स स्टिल ऑन द टेबल। बार-बार कह रही है कोई आईनी तरमीम नहीं ला रहे, फिर भी आपको लगता है कि टेबल पर है? मैं आपको जब वफाकी वज़ीर कानून ये कहते हैं, वो फरमाते हैं कि 25 अक्टूबर को हम नोटिफिकेशन करेंगे, तो भाई 25 अक्टूबर को करेंगे तो इसका मतलब है 25 अक्टूबर में तो तकरीबन समझें कि अभी 2.25 महीने से ऊपर का टाइम है। उस वक्त तक जो कुछ भी हो सकता है, जिसने भी जो करना है वो करने की कोशिश तो करेगा। होता है नहीं होता, दैट इज अनदर थिंग। सही।
तो मालिक साहब, आपने भी कहा कि ये जुडिशल अमेंडमेंट लानी है, अब ये लेजिस्लेशन है, वो तो हमने देखा है कि नूर आलम साहब ने और दानियाल चौधरी साहब भी इस हवाले से कुछ लेजिस्लेशन लेकर आए हैं, लेकिन हुकूमत तो आउटराइटली ये कह रही है ना कि नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम नहीं लेकर आ रहे, ना हमारे पास नंबर हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये मैटर अभी अलाइव है, कुछ ना कुछ कर सकती है हुकूमत आखिरी वक्त तक, और ये JUIF को मिलाने की कोशिश कैसे? बिल्कुल अलाइव है। देखिए, जब कोई किसी पे कॉल ऑन करता है ना, तो उसकी भी प्री कंडीशंस होती हैं। मौलाना साहब ने अगर इनके साथ चलना भी है, डेफिनेटली उन्होंने कहा होगा कि जी मुझे आप मेरे पे कॉल ऑन करें, सदर साहब भी आए, प्राइम मिनिस्टर भी आए, वो अपने लोगों को बताएंगे कि देखें वो चल के मेरे पास आए हैं। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी सेटिस्फाई करना है कि मैं जो भी अब चीज़ें तय कर रहा हूँ फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तय कर रहा हूँ। इससे बड़ी स्ट्रेंथ आपने क्या शो कर दी है कि मुल्क का सदर, मुल्क का वजीर आजम चल के आपके घर आ गया, और उससे कुछ दिन पहले आपने अनाउंस किया कि मैं अब धरने वरने में नहीं हूँ, मैं अपनी अलहदा करूँगा। तो आपने जो बड़ी क्रिटिकल इनपुट थी PTI की स्ट्रीट मूवमेंट की, उसमें से अपने आप को अलहदा कर लिया। ये चीज़ें बाय चांस नहीं हो रही। फिर नूर आलम खान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स सजेस्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर नहीं है इस वक्त किसी के पास। पहले एक एक्ट चेंज होना है जिसमें तादाद बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो तो सिंपल एक्ट है, वो तो गवर्नमेंट कर लेगी, वो आ जाएगा। जब ये आप सारी चीज़ें देखते हैं, अब मैसेजिंग क्या दे रहे हैं? मैसेजिंग अब ये दे रहे हैं कि जो लोग आप वो टेक्निकली आज़ाद बैठे हुए हैं MNAs PTI के, आप उनको मैसेज देख रहे हैं कि भैया आप देख लीजिए, सख्तियाँ बढ़ रही हैं, कोई भी नेगोशिएशन में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, अब आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर लें। इवन मौलाना साहब अब दूसरे इंडिकेट कर रहे हैं कि मौलाना साहब को भी समझ आ गया कि इमरान खान के साथ चलने में फ़वाइद से ज़्यादा लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुनीफ फारूक और मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद। टाइम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। कल रात कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर रियाज की पुरअसरार गुमशुदगी और कुछ घंटों बाद रिहाई का मामला सामने आया था, और अपनी रिहाई के बाद डॉक्टर रियाज ने यूनिवर्सिटी के दीगर असातिज़ा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में यह दावा किया था कि उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज की डिग्री से मुतल्लिक सिंडिकेट के इजलास में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ताकि वो इस इजलास में जज की डिग्री के मामले पर अपनी राय का इजहार ना कर सकें। जिसके बाद कल रात ये मामला मीडिया की जीनत बना, और आज जामिया कराची की प्रेस रिलीज में साबका तालिब इल्म का नाम लिए बगैर ये बताया गया कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर तालिब इल्म के इनरोलमेंट और डिग्री को मनसूख कर दिया है। यूनिवर्सिटी के अनफेयर मीन्स कमेटी ने यह फैसला किन शवाहिद और वजूहात की रोशनी में किया है, उसकी अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर पहले डॉक्टर रियाज का इस बारे में जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि डिग्री की मनसूखी का ये मामला इंतहाई अहम है, जिसके मुस्तकबिल में दूरअस नताइज सामने आ सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के 22 रुकनी सिंडिकेट के रुकन डॉक्टर रियाज का दावा है कि कराची यूनिवर्सिटी के 3 दहाइयों पहले कानून की डिग्री हासिल करने वाले तालिब इल्म को सुने बगैर उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की गई है, और इस अमल में कराची यूनिवर्सिटी के कवायद और जवाबित को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया है। डॉक्टर रियाज के मुताबिक डिग्री पर फैसले के लिए अनफेयर मीन्स कमेटी की तश्कील में रूल्स का ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रूल्स सिंडिकेट को कमेटी बनाने का पाबंद करते हैं, मगर ये कमेटी सिंडिकेट की हिदायत पर नहीं बनाई गई, जबकि सिंडिकेट की मीटिंग से पहले ये मामला खुफिया रखकर अरकान को ला इल्म रखा गया और मुतासरा शख्स का मौक़िफ़ सुने या उसे तलब किए बगैर डिग्री मंसूख करने का फैसला किया गया, जबकि माजी में इस किस्म के मामलात में तलबा का मौक़िफ़ लाजमी लिया जाता है। और डॉक्टर रियाज का दावा है कि उन्हें सिंडिकेट इजलास में ये रुकात उठाने से रोकने के लिए कल ही दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक गिरफ्तार रखा गया और 3 थानों के चक्कर लगवाए जाते रहे। मगर दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के एक और रुकन डॉक्टर हसन ओज ने हमसे बात करते हुए डॉक्टर रियाज के इन तीनों एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। डॉक्टर हसन ओज के मुताबिक अनफेयर मीन्स कमेटी सिर्फ इस केस के लिए नहीं बल्कि 1 साल पहले तश्कील दी गई थी, और ये कमेटी पहले भी इस किस्म के मुतादिद केसेस पर फैसला दे चुकी है। मामले को खुफिया रखने के एतराज़ पर डॉक्टर हसन का मौक़िफ़ है कि इस केस को सिंडिकेट के एजेंडे पर रखा गया था, मगर सिर्फ हसासियत के पेश नज़र एजेंडे में जज के नाम का जिक्र नहीं किया गया, और ये कमेटी वाइस चांसलर और सिंडिकेट की मंजूरी के बाद ही तश्कील दी गई थी, जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं। जबकि किसी शख्स की डिग्री पर फैसले से पहले तालिब इल्म को तलब करना लाजमी नहीं है। तालिब इल्म को सिर्फ उसी सूरत में तलब किया जाता है कि जब मामले में कोई अभाम हो, मगर इस मामले में कोई अभाम नहीं था। डॉक्टर ओज का कहना है कि डॉक्टर रियाज की गुमशुदगी की तो ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए, मगर डिग्री की मनसूखी के फैसले को साजिश का रंग देना गलत है, क्योंकि इस बारे में सिंडिकेट के सामने ठोस सबूत मौजूद थे। अब ये सिंडिकेट के 2 अरकान का मौक़िफ़ है।
जबकि 17 अगस्त को यूनिवर्सिटी कंट्रोल के दफ्तर में अनफेयर मींस कमेटी का जो इजलास हुआ था, उस मीटिंग की तफसीलात भी अब सामने आ गई हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की डिग्री से मुतल्लिक कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं। अहम बात यह है कि 12 रुकनी अनफेयर मींस कमेटी के अरकान ने मुत्तफिका तौर पे जज की डिग्री को जाली करार देकर मंसूख करने की सिफारिशात सिंडिकेट को भेजी थी, जिसमें यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, स्टूडेंट्स एडवाइजर समेत 4 शोबों के डीन्स शामिल थे। इस इजलास में गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के खत का जायजा लिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि मुतल्लिका तालिब इल्म कभी कॉलेज का तालिब इल्म नहीं रहा। जिसके बाद कमेटी के सामने ये बात आई कि मुतल्लिका तालिब इल्म 3 दिहाइयों पहले मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ इनरोलमेंट के साथ इम्तहानात में पेश होता रहा। ये तालिब इल्म 21 दिसंबर 1988 को एक नाम के साथ इम्तिहान में पेश हुआ, जिसमें इन पर गैर कानूनी तरीके के इस्तेमाल यानी इम्तिहान में चीटिंग का इल्ज़ाम लगा, जिसकी बुनियाद पर इस तालिब इल्म पर 3 साल की पाबंदी लगा दी गई। और बाद में ये बात भी सामने आई कि ये तालिब इल्म जिस इनरोलमेंट के साथ इम्तिहान में पेश हुआ था, वो इनरोलमेंट 6 साल पहले किसी और तालिब इल्म को अलॉट किया गया था, जबकि ये तालिब इल्म 3 साल की पाबंदी ख़त्म होने का इंतज़ार करने के बजाय 1989 में दोबारा इम्तिहान में पेश हो गया। मगर इस बार भी ये तालिब इल्म जिस इनरोलमेंट नंबर के साथ इम्तिहान में पेश हुआ, वो 1987 में इम्तियाज़ अहमद नामी तालिब इल्म को अलॉट किया जा चुका था। जबकि तीसरी बार ये तालिब इल्म नाम तब्दील करके एक और मुख्तलिफ इनरोलमेंट नंबर के साथ सालाना इम्तिहान में पेश हुआ। और अब जब कमेटी के सामने ये मामला पेश हुआ, तो अनफेयर मींस कमेटी ने इस तालिब इल्म के खिलाफ फैसला दिया और कमेटी के सिफारिशत पर कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने भी साबका तालिब इल्म का इनरोलमेंट और डिग्री को मंसूख करार दे दिया। अहम बात यह कि जाली डिग्री का ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद सामने आया था, जिसमें जजेस रियासती इदारों की अदलिया में मुदाखलत का मामला सामने लाए थे। इसके बाद जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई गई और डिग्री का मामला सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता रहा। और अब कराची यूनिवर्सिटी के अनफेयर मींस कमेटी की रिपोर्ट और यूनिवर्सिटी का डिग्री की मंसूखी का फैसला सामने आ गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।